आगे बढ़ता हूँ। कल के अपना जो काम है उसको अगर मैं देखता हूँ कि कल मैंने क्या टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, तो देखिए हमने कल जो है अपना जो स्लाइड सेट, मैं इसे कह सकता हूँ, जो शुरू किया था कल, वो 53rd जो था मेरा स्लाइड सेट जो है वो मैं डिस्कस कर रहा था, यानी कंटेंट्स के एतबार से मैंने अपनी 53rd प्रेजेंटेशन बनाई थी। इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ाई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन, एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की थी। ये टॉपिक्स हैं जो कल हमने कवर किए थे। मैंने कल इनको 16 टॉपिक्स चूज किए थे अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन। उनमें से जो 11 to 16 है उनकी प्रेजेंटेशन मैंने अलग कर दी। वो इसलिए कि इस तरह प्रेजेंटेशन बहुत लंबी बन गई थी और वो फिर अपलोड करनी क्लासरूम में आपके लिए डाउनलोड करनी मुश्किल हो जानी थी, तो मैंने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। तो कल का अपना जो काम है वो ग्रोथ के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात की थी। इसके बाद मैंने आपके साथ जो कल बात की थी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात की थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात की थी। उसके अलावा मैंने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्टेशंस पे बात की थी, एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किया था आपके साथ। एग्रीगेट डिमांड के बाद हमने बात की थी इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन के ऊपर हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिस्कस किया था। उसके बाद आपके साथ जो है मैंने कास्ट पुश इन्फ्लेशन डिस्कस किया था। अच्छा, कास्ट पुश इन्फ्लेशन को आगे लेके चले थे, फिर उसके रिलेटेड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन डिस्कस किया था मैंने। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के साथ साथ मैंने एक्सपेक्टेशंस को भी डिस्कस किया था, वेज प्राइस वॉर को। फिर मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी आपके साथ शेयर किया था। और कल के ही दिन में हमने जो है वो बिजनेस साइकिल पे बात की थी। बिजनेस साइकिल हमने कहा था इज इंटरेक्शन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड, यानी जीडीपी की जो आपकी ग्रोथ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हमने देखा था। और हमने देखा था कि इसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं जिसको हम बिजनेस साइकिल का नाम देते हैं। और इसके 4 फेजेस हैं, एक बूम है, एक रिसेशन है, फिर उसके बाद डिप्रेशन है और फिर इसके अंदर रिकवरी या रिवाइवल है। उसके अलावा कल के ही दिन में हमने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की थी, अनएम्प्लॉयमेंट्स की टाइप्स पे बात की थी, जिसके अंदर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने तफसील से डिस्कस की थी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस की थी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस की थी। उसके साथ साथ मैंने आपके साथ स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल और रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी मैंने आपके साथ कल शेयर की थी, डिस्कस की थी। यहाँ पे आगे कल का टॉपिक जो था वो हमने सम अप कर दिया था। आज का टॉपिक जो मैं शुरू करता हूँ तो उसकी प्रेजेंटेशन ही मैंने आपके लिए अलहदा बना दी है, या ये कह लीजिए कि अलग कर ली है, ताकि हमें इसके अंदर कोई मुश्किल ना आए। इस मकसद के पेश नज़र जो आज की प्रेजेंटेशन है या आज की मैंने जो स्लाइड्स आपके सामने रखी हैं, उसके अंदर सबसे पहली स्लाइड्स हैं वो ये रही आपके सामने, जिनको अभी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ दोबारा। तो देखिए, अब जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये आज का हमारा काम है और मैंने अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इसको अपनी 54th प्रेजेंटेशन का नाम दे दिया। ये 54th प्रेजेंटेशन है मेरी कंसेक्यूटिवली आपके लिए। इस 54th प्रेजेंटेशन में हम जिन टॉपिक्स को ज़ेरे बहस लाएंगे, मैंने यह गलती से यहाँ होना चाहिए था इकोनॉमिक फैक्टर्स, चेंज भी किया था, फिर पता नहीं क्यों सेव नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हम काम करेंगे वो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, बजट क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी कल मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, लेकिन कोर्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे नज़र आया, तो मैंने उसके हवाले से ज़रा फिर आज इसको रिव्यू करता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी भी डिस्कस करनी है आज इंशाल्लाह, स्टैगफ्लेशन भी डिस्कस करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। ये टॉपिक दोनों अगले टॉपिक्स के लिए भी बड़े अहम होंगे, लिहाजा इन पे आपने बड़ा गौर करना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो बच्चों यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने फिस्कल पॉलिसी की बात की थी कल। देखिए, फिस्कल पॉलिसी जो है दैट्स अ पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है इनकम और एक्सपेंडिचर की।
जस्ट अ मिनट। उसामा, आप स्क्रीन आ गई होगी आपके सामने। स्क्रीन मैंने चेंज करनी थी ना, दूसरी स्लाइड के लिए थी। जवाब, इसमें मसला ये है कि जब आप बैनुल कौमी बिज़नेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं या बिज़नेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर लाजमन हमें जो है मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर्स को तफसील से डिस्कस करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको समझने के साथ बिज़नेस का बड़ा लिंक है। मिसाल के तौर पे फिजिकल पॉलिसी में टैक्स का मामला है, वो टैक्स जो है वो बिज़नेस मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आप टैक्स कैसे मैनेज करेंगे। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन एक मामला है जिसके मुताबिक जो है आप प्रोडक्ट चेंज करेंगे या उसको लेके चलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, हमर एक बहुत बड़ी जीप बनाने वाली कंपनी थी अमेरिका की। आपने हमर की जीप देखी होगी, बहुत बड़ी जीप है। तो हुआ ये कि उनकी जो जीप है वो पहले 8 सिलेंडर थी, लेकिन जब इन्फ्लेशन आया, पेट्रोल महंगा हुआ, वही जीप 4 सिलेंडर हो गई, छोटी होना शुरू हो गई। तो इन्फ्लेशन भी प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है कि आपने प्रोडक्ट को कैसे लेके चलना है। होंडा, कावासाकी, यामाहा कभी 100 सीसी से छोटी बाइक नहीं बनाते थे। पेट्रोल महंगा हुआ, 70 और 80 सीसी की बाइक बनना शुरू हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी कंसर्न होती हैं, इसलिए इनको इंक्लूड किया जाता है कि ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो पैराफेमिलिया का हिस्सा है, इसलिए इनको डिस्कस किया जाता है। सेकेंडली, आप जब इकोनॉमिक्स में इन्हें पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में आप इनकी बड़ी डेप्थ में जाते हैं, वो होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। लेकिन जब आप आते हैं मैनेजमेंट के एंगल में या बिजनेस एनवायरनमेंट के एंगल में, तो वहाँ ये यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल एंगल से कर रहे हैं। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकल एंगल से कैसे अटैच कर रही है हमारे बिजनेस को। ठीक होगी बात? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ उसामा आपके साथ एक दफ़ा फिर, ताकि आपको मेरी स्क्रीन जो है क्लियर हो। लेट्स मी, आप स्क्रीन आ रही है मेरी? जी सामने आ गई स्क्रीन सामने। ठीक है, मैं दूसरी डिवाइस भी ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे जो स्क्रीन आपके सामने मुझे नज़र आए। अगर कोई मसला हो तो मैं यहीं से इसको वॉच आउट कर लूँगा। लेट मी नोटिफाई द पासवर्ड, एक दफ़ा ज़रा लिख लूँ ताकि उसको दूसरी जगह अटैच करना आसान होगा मेरे लिए। प्लीज़ लेट मी। ठीक है, तो मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों आप तक पहुंचनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ज़रा आप में से कोई बच्चा इफ़ कैन हेल्प मी आउट कि क्या मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जस्ट अ मिनट जी, मुझे ज़रा एक काम करने मुझे। जवाद कह रहे हैं ठीक है, और बाकी बच्चे भी कह रहे हैं, फसी भी कह रहा है ठीक है, तो इसका मतलब है आ रही है यार स्क्रीन। मैं बस आ रहा हूँ आपके सामने 1 मिनट में। जी बच्चों,
जनाब, तो हम बात कर रहे थे फिस्कल पॉलिसी पे। देखिए, फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है। हम ये कहते हैं इसको कि गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है। आप सब बच्चे जानते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम जो है वो हमारे टैक्सेस हैं, और जो गवर्नमेंट की जो है वो अच्छा, जो गवर्नमेंट की जो है वो एक्सपेंडिचर है, वो हमारे ऊपर जो डेवलपमेंट का पैसा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए डैम बना रही है, पुल बना रही है, ब्रिजेस बना रही है। तो ये सारे के सारे ब्रिजेस और पुल वगैरह जो है क्या है, ये हमारे लिए स्पेसिफिक वर्क है जो एक्सपेंडिचर है। अब अगर इसी पॉलिसी को अगर गवर्नमेंट जो है डॉक्यूमेंटल फॉर्म में ले आती तो हम इसको फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं। फिस्कल पॉलिसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे पहले वो है आपके टैक्सेस। टैक्सेस गवर्नमेंट क्यों लगाती है? हम जानते हैं गवर्नमेंट टैक्सेस इसलिए लगाती है कि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके, इकोनॉमी में डिमांड को कंट्रोल किया जा सके, और ऐसी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके जिसको हम नहीं चाहते कि हों। और इसी तरह सर्टन ऐसी चीज़ें जिनकी सोशल कॉस्ट ज़्यादा है उनको भी हम रोक सकें और प्रोटेक्ट कर सकें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। अब जहाँ तक सवाल है हमारे टैक्सेस सिस्टम का और एग्रीगेट डिमांड पे इम्पेक्ट किया जा सके, अब जहाँ तक सवाल है हमारी फिस्कल पॉलिसी का, तो हम देखते हैं हमारी फिस्कल पॉलिसी में दो तरह के टैक्सेस ऐड होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। आप जानते हैं कि हमें अक्सर वेल्थ टैक्स का नोटिस आता है, यानी आपके फादर को प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आता है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है डायरेक्ट नेशनल बैंक में या आप जमा करा के आते हो स्टेट बैंक में, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन वो टैक्स जो हम जाके जमा करा के आते हैं स्टेट बैंक में या ये तो हो गया ना आपका डायरेक्ट टैक्स। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि अगर हम एक चाय की पत्ती का डब्बा ख़रीदते हैं, ठीक है जी, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जी इसकी ये प्राइस है और इसके साथ इतना सेल्स टैक्स है। तो सेल्स टैक्स जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि हम हर चीज़ पर जो है वो कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं। इसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। अब ये जो दोनों टैक्स इस्तेमाल होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, दोनों तरह के टैक्सेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। अब जहाँ तक सवाल है, इनमें से टैक्सेस को जो फिलोसफिकली देखा जाता है वो तीन कैटेगरीज में देखा जाता है। एक रिग्रेसिव टैक्स है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स है और एक प्रोपोर्शनेट टैक्स है। सबसे अच्छे जो टैक्स समझे जाते हैं वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव टैक्स का जो मामूल होता है वो ये होता है कि जितनी हाई इनकम होगी उतने हाई प्रपोर्शन से चार्ज होंगे। यानी जो बंदा रिच है उससे टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा, और जो बंदा पुअर है उससे टैक्स या तो नहीं लिया जाएगा या उससे लो टैक्स लिया जाएगा। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है। जबकि रिग्रेसिव टैक्स जो होता है ये इसके बरक्स होता है। इसके अंदर जो रिच आदमी है उससे टैक्स कम लेते हैं, और जो लो इनकम पर्सन है उससे टैक्स ज्यादा लेते हैं। और जबकि प्रोपोर्शनेट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो फिक्स प्रोपोर्शन से चार्ज होता है, चार्ज विद ए फिक्स प्रोपोर्शन। ये एक फिक्स प्रोपोर्शन से चार्ज किया जाता है। अब अगर आप कहेंगे कि रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, कैसे लग जाता है, तो देखिए बात ये है कि अगर डायग्रामेटिकली देखते हैं हम तो इस तरह से है कि फर्ज कीजिए इस साइड पे हमने टैक्स रेट रखा हुआ, इस साइड पे हमने इनकम रखी हुई है। अगर इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़े तो ये प्रोग्रेसिव है। इस पे किसी को कोई एतराज नहीं, ठीक है जी, अमीर आदमी से ज़्यादा टैक्स ले लें, किसी को क्या एतराज है। एतराज किस चीज़ पे है? एतराज इस चीज़ पे होता है हमेशा कि जो गरीब आदमी है उससे ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए। अगर गरीब आदमी से यानी इनकम कम होने पे जो है टैक्स रेट बढ़ जाए, यानी इनकम यहाँ कम है, लो है, यहाँ इनकम हाई है, तो हाई इनकम होने पर टैक्स रेट कम हो जाए और लो इनकम होने पर टैक्स रेट ज़्यादा हो जाए, तो ये तो रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है जी, इस पे एतराज लाजमन होता है। हाँ, एक और टैक्स होता है वो भी इतना लाइक नहीं किया जाता, इतना प्रोग्रेसिव को लोग लाइक करते हैं। तो जो इसके अलावा टैक्स है उसको हम कहते हैं, ये जो टैक्स है ये आपका कहलाता है प्रोपोर्शनेट टैक्स।
ये भी इतना पसंद नहीं किया जाता। अब रिग्रेसिव टैक्स कैसे लग जाता है? रिग्रेसिव टैक्स इस तरह लग जाता है कि जैसे कोई भी फिक्स्ड इन अमाउंट टैक्स होगा, कोई भी फिक्स्ड इन अमाउंट टैक्स होगा तो वो रिग्रेसिव ही बन जाएगा। वो रिग्रेसिव इस तरह से बन जाएगा कि जैसे फर्ज कीजिए हम एक टीवी लाइसेंस है या टीवी ड्यूटी लगा देते हैं कि हर घर में टीवी की ड्यूटी हमने लेनी है, बिल में ऐड कर दी जाती है। फर्ज कीजिए इट्स इक्वलेंट टू 500, फिक्स्ड है हर एक के लिए, एक मिसाल है। अब जिसकी 10,000 इनकम है, अगर उसके एंगल से देखा जाए तो ये उसकी इनकम का जो है वो 5% बनती है, जबकि ये लो इनकम ग्रुप है 5% बनती है। लेकिन जिसकी सैलरी 1 लाख है, उस 1 लाख पे जब आप 500 रुपये चार्ज करते हो तो ये बन जाता है 0.05%। तो देखिए ये रिच आदमी है, इससे आप 0.05% ले रहे हो अगर आप फिक्स 500 ले रहे हो, और ये बेचारा जो गरीब आदमी है इससे आप 5% ले रहे हो, तो ये रिग्रेसिव हो गया। तो इसको हम कहते हैं ये रिग्रेसिव टैक्स है। ये हमेशा नुकसानदेह होता है, ये कौम का भी नुकसान करता है, एक डिस्पैरिटी ऑफ इनकम और बढ़ाता है, गरीब को गरीब तर करता है, अमीर को अमीर तर कर देता है। लिहाजा ये सारे टैक्स जो हैं ये कंडेम किए जाते हैं। खूबी की बात यह है कि आज मुझे आपका जब लेक्चर देना था तो 5-10 मिनट तैयारी में मुझे 3-4-5 मिनट ज़्यादा लग गए। उसकी वजह ये थी कि जिस जगह मैंने बैठ के लेक्चर देना था उस साइड का लाइट चली गई, बाहर आंधी चल रही है, तो लाइट चली गई तो उस साइड का यूपीएस काम करना छोड़ गया, और ये जो डिवाइस है माशाल्लाह इसकी बैटरी भी काम छोड़ गई हुई है। तो मैं एक यूपीएस कनेक्शन ऊपर है, ये ज़रा ड्यूरेबल है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ, तो यहाँ मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब मुझे ये भी डर होता है कि यहाँ पे पंखा चलाना पड़ता है, पंखा चलाते हैं तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम होता है कि साउंड ना आए आपको, तो उसके लिए मैंने एक सेंसिटिव माइक लिया हुआ है। ये सेंसिटिव माइक की खुसूसियत ये है कि इसके अंदर आप थोड़ी सी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर दें तो ये सिर्फ आपकी आवाज़ को पिक करेगा, बाकी पास कोई भी बोल रहा है उसकी आवाज़ पिक नहीं करेगा। इट्स वेरी वेरी नाइस माइक है ये। तो वो मैं इसको लगाया मैंने, और मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ टॉप फ्लोर पे। तो टॉप फ्लोर पे बैठा हूँ, यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये बड़ा ज़रूरी था आज का लेक्चर, चूँकि एक लेक्चर पहले मैंने छोड़ दिया था आपका और कोर्स भी वाइंड अप करना है। तो बहरहाल जो है मैं अब जो है मैं आपको अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको बताऊँगा। अब मेरे काफ़ी तजर्बा हो गया इन चीज़ों का, पहले इतना नहीं था, अब काफ़ी मुझे इनका एक्सपीरियंस हो गया। तो बहरहाल मैं इसको लेके ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ यूपीएस कनेक्शन है, और यहाँ पे जो है चांसेस यही कि इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फेलियर भी नहीं होएगा। और दूसरा ये कि मैंने जो इंटरनेट कनेक्शन है जो वॉल नीचे वर्ल्ड कॉल का चल रहा है वो भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ मैंने जोंग का एक डायरेक्ट 4G लगाया हुआ है इसके अंदर, कि अगर दोनों में से एक भी ना चले तो कम से कम एक ज़रूर चलेगा। साथ मैंने मोबाइल का हॉटस्पॉट भी ऑन किया हुआ है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो कनेक्ट रहे और आपका लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। बहरहाल अल्लाह ताला मदद करे। तो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो मैंने बता दिया रिग्रेसिव क्या, प्रोपोर्शनेट क्या, प्रोग्रेसिव क्या। लेकिन इसके हवाले से ये सवाल है, ए टैक्स विच टेक्स हायर प्रपोर्शन ऑफ पुअर पर्सन सैलरी देन द रिच पर्सन सैलरी, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? एक ऐसा टैक्स जो गरीब से ज्यादा ले और अमीर से कम ले, तो आप इसको क्या नाम दोगे? शाबाश। तो अर्श कह रहे हैं कि हम इसको बी रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे, ठीक है। और जो है जवाद, आमना, सलमान अली, कायनात, ये तमाम बच्चे, निदा, तूबा, फरवा, उसामा, आसिफ, मोहम्मद आसिफ, ये बच्चे जो हैं बी ऑप्शन ले रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, ये रिग्रेसिव टैक्स कहलाएगा। मैं ज़रा आपको याद कराना चाहता था
कि रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह का एक सवाल मैंने एक जगह और भी देखा था, वहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया। द गवर्नमेंट ऑफ सर्टन कंट्री डिसाइड टू इंट्रोड्यूस ए पोल टैक्स which involve a flat rate of levy of $200 on every adult member of the population. This tax is called, एक फिक्स्ड अमाउंट में टैक्स है कि $200 हर एक से हमने लेना है। तो अगर $200 हर एक से लेते हैं तो फिर ये कौन सा टैक्स कहलाएगा? तो बच्चे क्या कहेंगे इसके मुतालिक? तो बच्चे कह रहे हैं कि ये जो टैक्स है हम इसको कहेंगे, ये मोस्टली बच्चे जो हैं इसको कहेंगे, कह रहे हैं कि ये आई थॉट बी ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसके लिए जो ऑप्शन है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो ये है कि दिस इज आल्सो अ रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इस सेंस में है कि जिसकी आमदनी $600 होगी उससे अगर मैं 200 ले रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं उसकी आमदनी का 33% ले रहा हूँ, और जिसकी आमदनी जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि है $1800 है, उसकी आमदनी का मैं जो ले रहा हूँ उसकी आमदनी का मैं तकरीबन जो है यू कैन सी दैट कि अगर फ़र्ज़ कीजिए चले मैं 2000 करता हूँ ताकि आसानी रहे, 2000 है तो उसकी आमदनी का सिर्फ मैं 10% ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा आमदनी वाला है उसका परसेंटेज क्या है? कम, और जो कम आमदनी वाला है उसका प्रपोर्शन क्या है? ज़्यादा। तो जब भी फिक्स्ड अमाउंट में टैक्स होगा, याद रखें फिक्स्ड अमाउंट में टैक्स होगा, हमारी पीटीवी की एक्साइज ड्यूटी, हमारा टोल टैक्स ऑफ द मोटरवे, जो भी फिक्स्ड अमाउंट में टैक्स होगा वो रिग्रेसिव होगा, क्योंकि वो अमीर गरीब नहीं देखता, वो हर एक से एक ही अमाउंट चार्ज करता है। उस अमाउंट का जब हम प्रोपोर्शनेटली तकसीम करते हैं उसकी आमदनी पे या रेशियोज कंपेयर करते हैं तो गरीब से ज्यादा हिस्सा ले रहे होते हैं परसेंटेज वाइज और अमीर से कम ले रहे होते हैं, इससे हम इसको रिग्रेसिव टैक्स का नाम ही देंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब इसके अंदर एक बात और आ जाती है, वो ये आ जाती है जनाब कि इसको साइड पे यार कर दें। अच्छा, तो एक चीज और इसके आगे आ जाती है, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एम माइट बी अचीव बाय मींस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी से हम कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं? तो फिस्कल पॉलिसी से जो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं उसके अंदर हम दौलत की तकसीम दोबारा कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसे? रिच पे टैक्स लगाएं और पुअर पे खर्च कर दें, अमीर से पैसा लें गरीब पे खर्च कर दें, तो दौलत की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इसके साथ हम जो है वो रिडक्शन इन एग्रीगेट मॉनेटरी डिमांड भी कर सकते हैं, पैसे की डिमांड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और पैटर्न ऑफ कंज्यूमर डिमांड को भी चेंज कर सकते हैं टैक्स लगा के। तो लिहाजा ये तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक होंगे, हम तीनों काम इससे कर सकते हैं। अब आ गया बच्चों बजट। बजट क्या चीज़ है? देखिए, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हमारी डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करती है, ये तो बात आप सब बच्चों ने एग्री की है, आप सब बच्चे इस बात को मानते हैं, हाँ जी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और हमारी ज़रूरियात पे उसे खर्च करती है। हमने इस बात को एडमिट कर लिया, मान लिया। अब जब हमने इस बात को एडमिट कर लिया है कि गवर्नमेंट पैसा इनकम के सोर्स से टैक्स हमसे लेती है और हमारे ऊपर खर्च करती है, लेकिन हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि जनाब आप जिम्मेदारी से खर्च करें, आप हमें बताइए आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, हमें बताइए आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या क्या बच्चों हम गवर्नमेंट को आज़ाद छोड़ सकते हैं कि ये लो पैसे जहाँ मर्जी खर्च करो, हम पूछेंगे ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? आप यकीनन कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। हम गवर्नमेंट से कहेंगे नहीं भी, जहाँ भी खर्च किया वो हमें बताओ, पैसा कहाँ से लाए हो और कहाँ खर्च कर रहे हो। उसके ऊपर भी हम कई सौ तरह की तनकीद करते रहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हुकूमत को मादर पिदर आजाद तो नहीं छोड़ा जा सकता ना जनाब। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं और आप वो टैक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, हमें कैसे यकीन आएगा कि आप सही जगह लगा रहे हैं? लिहाजा आपको हमें एक डॉक्यूमेंट देना होगा हर साल, एक प्लान देना होगा हर साल कि जनाब आप हमें प्लान बना के दें पैसा कहाँ से लेंगे और कहाँ खर्च करेंगे। और ये प्लान जो है ना, ये आप सिर्फ हमें दिखाएंगे नहीं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है ना हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट में,
वहां से जॉइंट सेशन करें और अप्रूव कराएं। हमारे मेंबर अप्रूव करेंगे तो हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानते आपने बजट सही बनाया। तो ये है बच्चों बजट। बजट कुछ भी नहीं है, जो फिस्कल पॉलिसी है उसी को ब्लैक एंड व्हाइट में लिख देना है। जो फिस्कल पॉलिसी है उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिख देना है और उसका अप्रूवल जाके अवामी नुमाइंदगान से कराना है। और अगर आप यू आर गोइंग टू अप्रूव इट फ्रॉम द सेनेट एंड द जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज कॉल्ड बजट। दिस इज कॉल्ड बजट। अच्छा, तो ये है बजट। अब सवाल ये है कि कब कौन सा बजट बनाना है, ये भी तो एक सवाल है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बजट तो एक टूल है जो कि हमारे कई मसले हल करता है और हम इसको एज अ इकोनॉमिक टूल इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हमारा वॉल्यूम है जिससे हम तस्वीर को शार्प भी कर सकते हैं, तस्वीर को डिम भी कर सकते हैं, रोशनी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वो कैसे? वो कहते हैं जी, सीधी बात ये है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिजनेस साइकिल का एक फेज ऐसा है जिसमें बूम आता है और बूम में मसला ये होता है कि इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती है। इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती है। दूसरा फेज होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है जी? डिप्रेशन में ये सूरत हाल होती है कि वहां पर डिफ्लेशन होता है और अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है। अब दोनों जगह मसला हल किया जा सकता है। वो कैसे? देखिए, डिप्रेशन क्यों आया है? क्योंकि डिमांड कम है, तो लिहाजा यहाँ पे अगर डिमांड में इजाफा करने का कोई हल कर लिया जाए, डिमांड बढ़ा दी जाए, तो अगर डिमांड बढ़ गई तो हम बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर डिमांड किसी तरह कंट्रोल कर ली जाए प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, तो हम नीचे ज़रा चले जाएंगे। इस तरह हमारा ये जो साइकिल है ये बस बेबस होने की बजाय एक साइकिल के अंदर मूव करना शुरू कर दे। अब लिहाजा फर्ज कीजिए कि हम डिप्रेशन में हैं, तो डिप्रेशन में है तो डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ हमें ज़रूरत है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए हमें डेफिसिट बजट बनाना चाहिए। डेफिसिट बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें टैक्स लगा के आमदनी कम ली जाती है और लोगों पे एक्सपेंडिचर ज्यादा किया जाता है, यानी अखराजात ज्यादा, टैक्स कम। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने आप पे 800 टैक्स लगाया है तो 1600 रुपया मैंने आप पे खर्च कर दिया, तो पैसा सर्कुलेशन से निकाला 800 और डाला 1600, तो अखराजात क्या होंगे? बढ़ेंगे ना। अखराजात बढ़ाओगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर 800 टैक्स लगा के 1600 कैसे आपने खर्च कर दिया? तो भाई ये जो इतना लोन पाकिस्तान पे चढ़ा हुआ है, इसीलिए तो चढ़ा हुआ है कि टैक्स से ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं बाहर से मांग मांग के। तो ये है बच्चों, इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा। ये ऐसी सूरत में जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है जी। लेकिन अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, यानी बूम में घुस गई है इकोनॉमी, निकाल लें, इतने बड़े बूम में जाएगी फिर धड़म से ना गिर जाए, तो फिर सरप्लस बजट बनाओ। सरप्लस बजट में उल्टा करेंगे क्या? टैक्स लगाएंगे 1600 का, खर्चा करेंगे 800 का। तो जेब से निकाला 1600, वापस किया 800, तो 800 सर्कुलेशन से उड़ा दिया। 800 सर्कुलेशन से उड़ा दिया तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लोगों के खर्चे कम होंगे तो डिमांड कम करेंगे तो प्राइसेस खुद ब खुद क्या होंगी? नीचे आ जाएंगी। तो हम रिपीट कर देते हैं एक दफा कि अगर आपके मुल्क में स्लम्प है, डिप्रेशन है, तो आप डेफिसिट बजट बनाओ। लोगों पे टैक्स कम लगाओ, खर्चा ज्यादा करो, डिमांड बढ़ेगी तो जॉब्स निकल आएंगी। अगर आपके मुल्क में बूम है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं,
रोकना चाहते हो कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस ना जाएं, तो आप क्या करो, सरप्लस बजट बनाओ, टैक्स ज़्यादा लगाओ, खर्चा कम करो, खुद बहुत डिमांड कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। तो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं आप इस तरफ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यू आर पॉलिसी मेकर एंड व्हाट फिस्कल पॉलिसी विल बी बेस्ट यूज व्हेन ट्राइंग टू एड्रेस डिफ्लेशनरी गैप, अगर आप इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो तो तुम कौन सा बजट बनाओगे? जी शाबाश। आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो कौन सा बजट बनाओगे? तो बिल्कुल सही कहा जवाद बुखारी ने, आमना सदाकत ने, हम डेफिसिट बजट बनाएंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे, टैक्स कम लगाएंगे, ताकि हम जो है वो क्या करें कि अखराजात बढ़ाकर डिमांड बढ़ाएं। जब डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली डिमांड जब ज़्यादा होगी तो हम फिर डिफ्लेशन से निकल जाएंगे। दिस इज़ व्हाट द राइट चॉइस। ठीक होगी जी बात। तो याद रखें कि जब आपकी इकोनॉमी बूम में बहुत ज़्यादा चली जाए तो फिर ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, डेफिसिट बजट बनाना है, सॉरी सरप्लस बजट बनाना है, और अगर ये डिप्रेशन में है तो आपने डेफिसिट बजट बनाना है। आगे बढ़ना है, बात करते हैं आपके साथ मॉनेटरी पॉलिसी पे। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत आपके मुल्क का मरकजी बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ योर इकोनॉमी, इज गोइंग टू कंट्रोल द मनी, गोइंग टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। तो इसके अंदर एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, और वो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है हमारे मुल्क में जो हमारा आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करते हैं सारे का सारे मामलात, और ये हमारे मामलात को कंट्रोल करते हैं, मींस दे कंट्रोल द मनी सप्लाई। तो ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर दोज कंट्रीज हु आर गोइंग टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं कि मुल्क में मनी सप्लाई कितनी हमने रखनी है। अब आप बच्चे ये जानते हैं कि हम चाहते ये हैं कि मनी सप्लाई ना तो शॉर्टफॉल हो जाए, ना ही ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाए, क्योंकि पैसा सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता और पैसा सर्कुलेशन में बहुत कम भी अच्छा नहीं होता। दोनों चीज़ें ठीक नहीं होती। लिहाजा मॉनेटरी अथॉरिटी को रन करता है पाकिस्तान में स्टेट बैंक, जो कि पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। हर मुल्क में ये अथॉरिटी होती है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो पाकिस्तान है, कोई भी मुल्क है वहाँ पे ये अथॉरिटी ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि अमेरिका में कौन पैसा इशू करता है, तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व बोर्ड ये मामला हल करता है। इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करता है। लिहाजा इनका काम ये है कि मनी सप्लाई जो है मुल्क में उसको बैलेंस रखा जाए, और एक ऐसी अथॉरिटी हो जो हमारे करेंसी नोट प्रिंट करे, करेंसी नोट प्रिंट करे और उनकी सप्लाई को कंट्रोल करे। ये सारे का सारा काम हमारा स्टेट बैंक करता है, और इसको हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का काम जो है सिर्फ पैसा छापना नहीं है, बल्कि इनका काम ये है कि क्रेडिट को कंट्रोल करें मुल्क के अंदर। इनका काम ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करें, और जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करते हैं, यू कैन सी दैट द मनी को कंट्रोल करते हैं, तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ मनी भी आपके कंट्रोल में आ जाती है। और वैल्यू ऑफ मनी जब इन्वॉल्व होती है तो बहुत ज़्यादा मामला रिलेट कर जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ, फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ। तो इसके साथ मामला बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाता है, इसलिए ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो ये है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अब सवाल ये है कि जब हम मनी, वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, तो या हम मनी सप्लाई को बढ़ाने या कम करने की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिससे स्टेट बैंक मनी सप्लाई बढ़ा भी सकता है
और मनी सप्लाई घटा भी सकता है। तो उसके पास कुछ अहम टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? एक तो आसान सा टूल्स है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। अगर स्टेट बैंक देखता है कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है और इसे रोकना है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज्यादा करने से डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपका जो मनी सप्लाई बढ़ने का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मुल्क में डिफ्लेशन है, अगर आपके मुल्क में डिफ्लेशन है, बहुत ज्यादा पैसा जो है डिफ्लेट कर रहा है, डाउनफॉल जा रहा है, कीमतें गिर रही हैं, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे, जिससे मनी डिमांड ज्यादा हो जाएगी और पैसा जो है सर्कुलेशन में ज्यादा चला जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा असूल है कि इन्फ्लेशन है तो शरह सूद बढ़ा दो। शरह सूद बढ़ाओगे तो लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं करेंगे, लोग कर्जे से गाड़ियां भी नहीं लेंगे, लोग कर्जा लेके कोई चीज भी नहीं खरीदेंगे, तो खुद ब खुद चीजों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन अगर डिफ्लेशन है, चीजें बिक नहीं रही, कीमतें नीचे जा रही हैं, तो फिर आप क्या करें? रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दें। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेंगे, लोग क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, लोग कंज्यूमर लोन लेंगे, बिजनेस लोन लेंगे और लेके पैसा खर्च करेंगे। जब वो पैसा खर्च करेंगे तो अल्टीमेटली चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और आपका डिफ्लेशन का मसला हल हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है। अब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हम कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये हम बिजनेस साइकिल का ही हल कर रहे हैं, क्योंकि बूम में इन्फ्लेशन होगा और डिप्रेशन में डिफ्लेशन होगा। तो अगर हम इन्फ्लेशन को भी रिजॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से और डिफ्लेशन को हल कर लेते हैं इस तरीके से, तो एक्चुअली तो हम बिजनेस साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो एक और तरीका है रिजर्व रिक्वायरमेंट का। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट का जो तरीका है वो क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट का तरीकाकार ये है कि स्टेट बैंक को हमेशा आप जो भी पैसे बैंक में जमा करवाते हैं उसका एक खास रेशो स्टेट बैंक कहता है अपने पास रिजर्व रखो, कैश रखो। यानी अगर आपने 100 रुपया जमा करवाया है तो बैंक 20 रुपये अपने पास रिजर्व रखेगा, 80 रुपए का लोन इशू कर देगा। ये रूल है। जाहिर है बैंक अपने पास पैसा नहीं रखते, बैंक तो पैसे से पैसा कमाते हैं। लिहाजा वो क्या करेंगे कि अगर आपने 100 रुपया उनके पास रखा है तो 20 रुपये अपने पास रखेंगे, 80 रुपए का लोन दे देंगे। ये हमारी रिजर्व रिक्वायरमेंट है। अगर इन केस मुल्क में इन्फ्लेशन आ गया तो इन्फ्लेशन की सूरत में स्टेट बैंक कहेगा कि रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। अगर यहाँ 20 है तो उसको 40 कर दो। इसका फायदा ये होगा कि 40% होने से अगर 100 रुपया हमने जमा कराया है बैंक में तो बैंक को 40 रुपए कैश रखने पड़ेंगे और वो लोन एडवांस कर सकेगा 60 रुपए का। इस तरह लोन जो पहले 80 रुपए का इशू हो रहा था अब 60 रुपए का इशू होगा। तो इससे जो है वो इन्फ्लेशन का मसला रिजॉल्व हो जाए। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया यानी कीमतें गिरना शुरू हो गई तो स्टेट बैंक कहेगा 20 की बजाय रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% कर दो। तो अगर स्टेट बैंक इसको 10% कर देता है तो सिर्फ 100 रुपए में से 10 रुपए बैंक रखेगा और 90 रुपए का लोन इशू कर देगा। इस तरह लोन पहले जो 80 रुपए का था अब कितने का इशू हो रहा है? 90 रुपए का, जिससे डिफ्लेशन रिजॉल्व हो जाएगा। तो याद रखना है कि इन्फ्लेशन की सूरत में रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाई जाएगी और डिफ्लेशन की सूरत में
रिजर्व रिक्वायरमेंट घटाई जाएगी। अगर नॉर्मल हालात में 20% थी तो इन्फ्लेशन में 40% कर दी गई और डिफ्लेशन में 10% कर दी गई। इस तरह से हमने इसको हल किया। अब देखने में ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन लग रहा है, जबकि बिजनेस साइकिल के हवाले से हम जानते हैं कि बूम में इन्फ्लेशन होता है और डिप्रेशन में डिफ्लेशन होता है। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का हल नहीं है, बल्कि बिजनेस साइकिल भी साथ साथ सॉल्व हो रहे हैं कि इनको कंट्रोल कैसे करना। अब जो अगला तरीका है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिसके अंदर ये होता है कि जो स्टेट बैंक है या बैंक्स हैं वो बॉन्ड सेल करते हैं अवाम के आगे। तो बॉन्ड्स अगर सेल किए जाएं तो सेल किए जाते हैं, आम तौर पे बॉन्ड सेल किए जाते हैं इन्फ्लेशन में। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है तो बॉन्ड सेल कर दिए जाते हैं। इसमें होता ये है कि जब आप बॉन्ड्स सेल करते हैं, जब आप बॉन्ड सेल करते हैं तो फर्ज कीजिए ये पब्लिक है और ये बैंक है, आपका सेंट्रल बैंक है। तो जब आप बॉन्ड सेल करेंगे तो नतीजा ये होगा कि बॉन्ड्स हैं वो बैंक से चले जाएंगे अवाम की तरफ, और अवाम चूंकि इन्हें पैसों से खरीदेगी इसलिए पैसे चले जाएंगे सेंट्रल बैंक की तरफ। यानी सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड्स बेच दिए तो बॉन्ड्स चले गए, पब्लिक ने खरीद लिए, बॉन्ड्स पब्लिक के पास चले गए। पब्लिक बॉन्ड्स क्यों खरीद रही है? एक तो प्राइस का नॉलेज होता है हमें, इससे ही नाम निकलेगा, और दूसरा इसके ऊपर अक्सर मुल्कों में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। लिहाजा बॉन्ड्स अवाम के पास, पैसा बैंक के पास, तो इन्फ्लेशन का मसला हल हो गया। लोगों की जेबों से पैसा हमने निकलवा लिया, पैसा नहीं होगा तो खर्च क्या करेंगे? बॉन्ड्स रख के बैठे रहेंगे इनाम के लालच में और पैसा खर्च नहीं करेंगे। इस तरह काफी हद तक इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर बिलफर्ज इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो गया है तो स्टेट बैंक जो है वो बॉन्ड्स परचेज करेगा, बॉन्ड्स परचेज करेगा। अच्छा, आप कहेंगे जी कि स्टेट बैंक बॉन्ड्स परचेज करेगा, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बॉन्ड्स परचेज किए तो बॉन्ड्स पहले किसके पास थे? पब्लिक के पास। अब बॉन्ड्स किसके पास आ जाएंगे? स्टेट बैंक के पास, और पैसा चला जाएगा पब्लिक के पास, पैसा चला जाएगा पब्लिक के पास। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो यहां पे ये जो सिचुएशन अराइज करेगी ये इस तरह से होगी कि बॉन्ड्स चले गए, बॉन्ड्स के परचेज कर लिए ना स्टेट बैंक ने, तो बॉन्ड्स आके स्टेट बैंक के पास, पैसा चला गया पब्लिक के पास। अच्छा, अब इसमें दो बातें जो मेरे जहन में आ रही, आपके जहन में शायद हो कि यार पब्लिक है, हमने बॉन्ड्स वापस नहीं करने। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेट बैंक एक इश्ताहार दे देना सुबह कि हम 5,000 का बॉन्ड खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में आके वापस कर जाओ वरना जाया हो जाएगा, तो लोग भागे भागे जाएंगे, जाके वापस कराएंगे। अब जब वो बॉन्ड वापस कराएंगे, पैसा आ गया पब्लिक के पास, और फर्ज कर लीजिए ये पैसा जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये 1 लाख का बॉन्ड है, वापस किया है, तो जैसे ही पैसा आएगा अवाम के पास तो पापा जो है बॉन्ड दे के आएंगे स्टेट बैंक में, पैसा लेके घर आएंगे, आपको फ़ौरन ख्याल आ जाएगा पापा जी मेरी तो मोटरसाइकिल ही ख़राब है, मोटरसाइकिल तो नहीं लेनी पड़ेगी। साथ ही अम्मा को ख्याल आ जाएगा, मैंने कहा जी कि गुड्डी के ससुराल वाले आने वाले हैं तो पर्दे चेंज होने वाले हैं, तो पर्दे चेंज होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह पैसा खर्च हो जाएगा। तो क्या आपने देखा होगा जितने पैसे पापा आपके लेके आते हैं वो क्या होते हैं? खर्च हो जाते हैं, तो ये भी खर्च हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों? इस तरह से पैसा सर्कुलेशन में आ जाएगा और कीमतें जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया बच्चों? तो कीमतें जो है ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब्दुल्ला मलिक, आप कुछ कहना चाहते हैं बेटा तो टेक्स्ट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज।
अच्छा जी, तो अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर बजट डेफिसिट में होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी पैदा हो सकता है। नहीं, एक्चुअली हम इतना लूज करेंगे जितनी हमारी कीमतें गिरी हैं, हम उससे ज्यादा कंट्रोल नहीं जाने देंगे ना कि बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाए। एक बात। दूसरी चीज ये है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, यहाँ बच्चों मैं जरा जवाब दे दूं फिर मैं आगे चलता हूँ, अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी पे ही है। अगर आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इन्फ्लेशन भी है, दोनों इकट्ठे हो गए तो हमेशा जो गवर्नमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट को ज्यादा अहमियत देगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक क्राइम रेट के साथ भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट के साथ भी होता है। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ज्यादा जो वेटेज देगी वो अनएम्प्लॉयमेंट को देगी। इन्फ्लेशन को वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत बढ़ना है तो बढ़ भी जाए, खैर है। उसकी वजह ये होती है कि अगर एक इंसान को अल्लाह ना करे हार्ट अटैक आ गया और उसके अंगूठे में भी दर्द है, तो आप अंगूठे का इलाज करेंगे, हार्ट अटैक का इलाज करेंगे? आप हार्ट अटैक का इलाज करेंगे पहले। इसी तरह इकोनॉमी है, अगर कि कोई ऐसी इकोनॉमी है जिसमें स्टैगफ्लेशन है, अजीबो गरीब सिचुएशन है, इन्फ्लेशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो हमें डेफिसिट बजट बनाना पड़ेगा ताकि बेरोजगारी को किसी तरह ख़त्म करें, इन्फ्लेशन को किसी और तरीके से भी टैकल कर लेंगे। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे एक सवाल करते हैं आपके साथ और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है। बाकी बातें आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपका फ्रेंड बन गया हूँ तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो अब आप ये कर सकते हैं, देखिए बच्चों, कि सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन, पब्लिक बारोइंग एंड पब्लिक स्पेंडिंग इज। बताइए, पब्लिक बारोइंग और पब्लिक स्पेंडिंग जो है ये किस पॉलिसी में होती है? मॉनेटरी पॉलिसी में होती है कि फिस्कल पॉलिसी में होती है? तो अभी चेक कर लेते हैं बच्चे क्या जवाब देते हैं। तो बच्चे मुझे जवाब यकीनन ये देंगे कि हुकूमत कर्जा लेती है, हुकूमत कर्जा देती है, तो इसका ताल्लुक जो है वो फरवा सही कह रही है फिस्कल पॉलिसी से। इसका ताल्लुक फिस्कल पॉलिसी से है, क्योंकि देखें टैक्स भी है ना। कभी ये देखा स्टेट बैंक टैक्स लगा रहा हो? टैक्स हमेशा कौन लगाता है? टैक्स हमेशा गवर्नमेंट लगाती है। कर्जा हमेशा कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। पब्लिक स्पेंडिंग कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। स्टेट बैंक तो नहीं करता, स्टेट बैंक तो शरह सूद मुनासिब करता है, मनी सप्लाई को देखता है, लिहाजा ये फिस्कल पॉलिसी। क्लियर बच्चों? अब देखिए, आप कहते हैं सर ये सारी चीजें हमें आती हैं, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है, लेकिन जरा सा सवाल घूम के आता है तो आप भी घूम जाते हैं। अब ये पेपर में ऐसा सवाल आ गया तो क्या करोगे? अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? जो फिस्कल पॉलिसी का एलिमेंट नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं कितना समझ आया आपको। जी शाबाश बच्चों, क्वेश्चन का जवाब जी बिल्कुल सही, आमना सदाकत, ठीक है जी, और खावर, उसामा एंड देन फरवा। तमाम बच्चे कह रहे हैं कि ये एक्सचेंज रेट है, तो बिल्कुल सही, एक्सचेंज रेट का ताल्लुक, आमना जफर भी यही कह रही, तो एक्सचेंज रेट का ताल्लुक जो है वो आपका है किस पॉलिसी के साथ? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, और इन तीनों का ताल्लुक है फिस्कल पॉलिसी के साथ। अच्छा बच्चों, अब सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटिंग टू। मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज के साथ रिलेटेड है? दो ऑप्शन पिक करने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल सही हो गया, अली रजा, उसामा, तूबा मजीद, ठीक है, फरवा अकरम, ये सब ए के हक में है, क्योंकि ए ऑप्शन ये बताता है हमें, ये ऑप्शन हमें बताता है कि ये इंटरेस्ट रेट है और दूसरा ये एक्सचेंज रेट है। टैक्स जो है इसका ताल्लुक फिस्कल पॉलिसी से है, और बारोइंग और स्पेंडिंग का ताल्लुक भी फिस्कल पॉलिसी से है। इन तमाम का ताल्लुक फिस्कल पॉलिसी से होता है। ठीक हो गया जी।
एक क्वेश्चन और है, if a government has a macroeconomic policy objective of expanding overall level of economic activity, अगर एक गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़े और एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, तो विच ऑफ फॉलोइंग मेजर नॉट बी कंसिस्टेंट विद द सच एन ऑब्जेक्टिव, कौन सी ऐसी मेजर है जिससे डिमांड नहीं बढ़ेगी बल्कि डिमांड कम हो जाएगी? जी शाबाश, देखते हैं कि कौन सा बच्चा जवाब देता है इसका। इस वक्त 35 बच्चे हैं हमारे पास ऑनलाइन, तो देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, फरवा ने, जवाद बुखारी ने, आमना सदाकत ने, इन तमाम बच्चों ने कहा कि सी ऑप्शन है, जिसका मतलब यह है कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ाने से, टैक्सेस के इंक्रीज करने से हमारा जो है वो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, जबकि टैक्स कम करने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ये ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम करने से लोग लोन ज़्यादा लेंगे और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। गुड हो गया जी। अब आ जाते हैं हम, बड़ा अहम मैटर है स्टैगफ्लेशन। सवाल ये है कि हम स्टैगफ्लेशन के बारे में क्या जानते हैं। देखिए, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, यानी अ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी इन विच इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही इकट्ठे हो जाएं। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकट्ठे हो जाएं तो हम इसको स्टैगफ्लेशन का नाम देते हैं। बाज़ लोग स्टैग्नेशन भी लिख देते हैं। इनिशियल फिनोमेना तो स्टैग्नेशन बन जाता है, लेकिन मैच्योर होने के बाद आप उसे स्टैगफ्लेशन का नाम दे देते हैं। अब सवाल ये है कि स्टैगफ्लेशन की कंडीशन क्या होती है प्रैक्टिकली। देखिए, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस इन्वायरमेंट के हवाले से आप इसे किस तरह से जज करेंगे। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में स्टैगफ्लेशन को इस तरह जज किया जाता है देखिए, इसको इस तरह जज किया जाता है जैसे कि आप ये कह दें कि किसी भी इकोनॉमी में अगर जीडीपी जो है वो लेस देन 2% है, लेस देन 2%, 2% से कम है जीडीपी, तो हम इसे कहेंगे कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है। क्यों? चूंकि किसी भी इकोनॉमी में रोजगार देने के लिए जीडीपी या रोजगार बढ़ाने के लिए जीडीपी 2% से ऊपर होना चाहिए। 2% तक जो जीडीपी है ये तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन भी कवर मुश्किल नहीं कर सकेगा। यानी जाहिर है सारा साल हम डैम इस्तेमाल करते हैं, सड़कें इस्तेमाल करते हैं, तो ये डैम और ये सड़कें ये डेप्रिशिएट भी तो होती हैं, ये टूटती भी तो हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये सड़कें टूटती हैं, डेप्रिशिएट होती हैं, तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि जनाब ये सड़कें, ये सारा कुछ जो डेप्रिशिएट होना है, इसके लिए जीडीपी हमारा जो है वो कम से कम जो है वो 2% से ज़्यादा तो होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 2% से बिल फर्ज ये 2% से कम हो गया तो फिर ये बेरोजगारी को इंडिकेट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को बज़ाहिर बयान करेगा। तो फिर तो समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट लाजमी है। दूसरी बात यह है कि अगर ये 2% से कम है, कंफर्म हो गया अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन का कहां से पता चलेगा? इन्फ्लेशन का पता चलेगा अगर हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, आपने पढ़ा होगा स्टेटिस्टिक्स में, कंज्यूमर प्राइस
इंडेक्स नंबर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, डॉक्टर फिशर ने कहा था कि 50 कमोडिटीज लाजमी लेनी चाहिए, याद आया आपको? तो 50 कमोडिटीज लेनी चाहिए। तो अगर ये 3% से ज्यादा इंक्रीज शो कर रहा है कीमतों में, तो इसका मतलब है कि मुल्क में इन्फ्लेशन भी है और भैया उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ये दोनों इकट्ठे हो गए तो ये बन जाएगा आपका क्या जी? स्टैगफ्लेशन। ये बन जाएगा आपका स्टैगफ्लेशन या स्टैग्नेशन। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि जीडीपी 2% से कम हो और इन्फ्लेशन जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3% से ज्यादा हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन का शिकार है। तो क्या आपको ये बात समझ आई बच्चों? मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स में कि डू यू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना? तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस व्यू पॉइंट, इफ यू सी दैट कि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इकट्ठे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जाहिर होगी जब जीडीपी 2% से कम होगा और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3% से ज्यादा प्राइसेस में इजाफा शो करेगा। तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। आपने कहा समझ आ गई, मैंने मान लिया कि समझ आ गई। लेकिन अगर मैं किसी कंपेटिटिव बॉडी का एक सवाल आपके सामने रख दूं, और वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट का, ये सवाल है, तो आपके पास 3-4 कंट्रीज हैं। एक नॉर्थलैंड है, एक साउथलैंड है, एक ईस्टलैंड है, एक वेस्टलैंड है। किस मुल्क में इस वक्त जो है वो इस वक्त स्टैगफ्लेशन मौजूद है? इन 4 मुल्कों में से स्टैगफ्लेशन किस में है? जी बच्चों, आई एम वेटिंग कि किस मुल्क में आपके नज़दीक स्टैगफ्लेशन है। कॉपी पेंसिल साथ रखा करें ताकि पॉइंट नोट किया हो। फौरी तौर पे स्लाइड चेंज होने पर बात भूल भी जाती है। लिखी होगी तो फौरन सवाल हल किया जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। जी जी जी, जब तक जवाब नहीं आता आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जी बच्चों, एक बच्चे का ख्याल है साउथलैंड। सामा कहते हैं साउथलैंड, आमना कहती है नॉर्थलैंड, और फरवा कहती नॉर्थलैंड, जवाद बुखारी साउथलैंड, हुजैमा नदीम नॉर्थलैंड, कौनैन नॉर्थलैंड, कौनैन सैयद नॉर्थलैंड, वलीद बेग नॉर्थलैंड। तो ये तमाम बच्चे नॉर्थलैंड को कह रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ इसको कह रहे हैं। मैं ज़रा वजाहत करता चलूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो मेरे भाइयों ये है और मेरी बहनों, बात असल में ये है कि सबसे पहली चीज़ जो ज़ेरे बहस आनी चाहिए थी वो ये थी कि हमें एक तो इस रो पे गौर करना है जिसमें जीडीपी दिया हुआ है, और एक हमें कंज्यूमर प्राइस वाली रो पे कंसीडर करना है। ये 2 पॉइंट कंसीडरेबल है। ये दोनों का ताल्लुक नहीं है इसके साथ। इसमें से जब मैं देखता हूँ जीडीपी के हवाले से, तो साउथलैंड तो वैसे ही बीच में से गायब हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इसका जीडीपी ग्रोथ 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा है तो इसको काट ही देते हैं, ये बीच में आना ही नहीं चाहिए। इसका जीडीपी 2 से ज़्यादा है, हमने शर्त रखी थी कि जीडीपी 2 से कम हो। इसका भी जीडीपी 2 से ज़्यादा, ये भी बीच में नहीं आता, तो 2 मुल्क निकल गए। पीछे मुकाबला रह गया नॉर्थलैंड का और ईस्टलैंड का। दोनों का जीडीपी 2 से कम है, इसका भी और इसका भी, बल्कि -0.3। आजकल अल्लाह माफ करे कहते पाकिस्तान का भी ऐसा हो गया। अच्छा, अब मसला आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसका क्या कहता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3 से ज्यादा होना चाहिए था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई 3 से ज्यादा होना चाहिए था। तो ईस्टलैंड का 2 से कम है, तो ईस्टलैंड भी निकल गया बीच में से, क्योंकि बेशक वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन इन्फ्लेशन नहीं है। चूंकि उसका ये देखिए
उसका उसका जीडीपी तो दो, उसका जो जीडीपी है बेशक कम बढ़ा है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3 से ज्यादा चाहिए। ये देखिए 27.5 है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कौन से लैंड का? आपके नॉर्थ लैंड का। लिहाजा नॉर्थ लैंड सही आंसर है, क्योंकि नॉर्थ लैंड में दोनों चीजें पाई जा रही हैं कि जीडीपी भी 2 से कम, जीडीपी भी 2 से कम, और भैया इन्फ्लेशन भी 27% हो गया है। तो ये है वो मुल्क जिसमें इस वक्त इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट है। अब बताओ कितनी इकोनॉमिक्स आती थी आपको? है, सवाल करते हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, बताओ जरा। अगर बिजनेस साइंस में सवाल आ जाए तो क्या करोगे तुम लोग यार? अजीब बंदे हो। अगर मेरे सामने आप लोग बैठे हो तो मैं शतूत की एक सोटी खरीदूं और उसके ऊपर उस हाका की एक टेप चढ़ाऊं और फिर उसके साथ आपको मैं डराऊं, तो नहीं ना लगाऊं, डराऊं, क्योंकि आप ऐसा ना हो कल अम्मी अब्बा को लेके आ जाएंगे हमारे बच्चे के हाथों पे उल्टे डंडे मारे और हाथ जो है लाल हो गए। अच्छा, तो वैसे भी घर में बैठे इसलिए डराऊं ही ठीक है, क्लास में आओगे तो फिर बताऊंगा। अच्छा, तो बच्चों यहाँ तक हम बात कर लेते हैं, ये काफ़ी है। तो टाइम काफ़ी हो गया है, जल्दी से चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। अब यहाँ पे प्योर इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। आईबी के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, याद रख लेना। अब आप प्योर आईबी में है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अभी मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एक मॉडल रहता है जिसे डायमंड पोर्टर मॉडल कहते हैं। फिर उसके बाद माइक्रो का भी एक आध मॉडल ऐड करेंगे, तो फिर हम आगे चलेंगे और बात करेंगे डिफरेंट मुल्कों में कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम पाए जाते हैं, वो उस पर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे जो आपकी जो है वो टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटीज वगैरह है वो ऐड करेंगे, ठीक है जी। और एक दो टॉपिक और हैं, अभी मैं ज़हन में नहीं, मैंने आज चेक कर लिए थे, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कि कोर्स मुझे जो है वो कब तक ख़त्म करना है, तो अगस्त के एंड तक कोर्स ख़त्म करना है, तो उसके हवाले से मैं प्लान कर रहा था। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मुझे कोई अक्लमंद आदमी कहेगा यार क्या करने जा रहे हो, कोई अकल करो, क्या कर रहे हो? अकाउंटेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाने जा रहे हो? ओ यार, अकाउंटेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन पढ़ाता है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो भाई ये तो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तुम कैसे पढ़ा सकते हो अकाउंटेंट को? है भाई, सूरज को चिराग दिखाने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक्चुअली क्या है? आपकी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट मैंने क्या बनानी, मेरे से तो कभी दोनों साइड इक्वल हुई नहीं आज तक। मैं तो हमेशा कोई ना कोई ट्रिक लगा के तो बड़ी मुश्किल से पेपर पास करता रहूं। तो ये तो काम है आप लोगों का। तो ये बैलेंस शीट है भाई, बैलेंस शीट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी मींस कि इट इज अ बैलेंस शीट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ नेशन विद द वर्ल्ड। अगेन रिपीट करता हूं, द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांजैक्शंस of residents of a country with the rest of the world during one calendar year, one particular year। एक साल के अरसे के दौरान एक कौम के लोगों ने बैरूनी दुनिया से क्या खरीदा, क्या बेचा, इसका हिसाब खाता, इसका बैलेंस शीट, इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आम तौर पे दो अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वो तमाम ट्रांजैक्शन डाली जाती हैं जो इसी साल हमने शुरू की और इसी साल वाइंड अप भी हो गई। इसके अंदर वो तमाम चीजों की ट्रांजैक्शन आ गई जो कि डील्स हमारे मुकम्मल हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ वो डील्स जो कि आगे बढ़ गई, टाइम ऑन लिंगर ऑन हो गई, साल से ऊपर चली गई, उसको हमने किस में डाल दिया? कैपिटल अकाउंट में डाल दिया।
अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें, इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो कि आपने सरमायाकारी की है दूसरे मुल्कों में। ज़ाहिर है सरमायाकारी तो भाई इस साल की है, उसको वो तो लंबा मसला है। लिहाजा बिजनेस के मामलात, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, ये सारी चीज़ें इधर चली जाएंगी चूँकि लंबे मामला। लेकिन वो जो आपने गुड्स खरीदी और बेची है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, वो तो इसी साल हुई थी, इसी साल वाइंड अप हो गई, लिहाजा ये करंट में डाल देते हैं, और जो एक साल से लंबा हिसाब है वो कैपिटल में डाल देते हैं। आमतौर पे ये दो अकाउंट होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब इन दो अकाउंट्स को हम डील करते हैं तो या तो हमारा हिसाब सरप्लस में आता है या हमारा हिसाब डेफिसिट में आता है। अगर डेफिसिट में आता है तो मॉनेटरी अकाउंट डालना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो डेफिसिट है ये कहाँ से पूरा करना है। तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं, या तो पहले से कमा के कौम ने रखा हो, सरप्लस रखा हो, कोई गोल्ड पड़ा हो आपके पास, कोई फॉरेन करेंसी रखी हो तो वहाँ से दे दो, नहीं है तो किसी फ्रेंड कंट्री से मांग लो, सऊदीया से मांग लो, दुबई से मांग लो, चाइना से मांग लो, और अगर वहाँ से भी नहीं है तो फिर मुल्क को IMF के हवाले कर दो, वो पैसे भी देगा और उसके बाद हमें जो है वो सूली पे भी चढ़ाएगा, नहीं सॉरी पैसे भी देगा, और उसके बाद हमें एक प्लान भी देगा कि किस तरह से आइंदा के लिए हमने अपना अकाउंट जो है वो ठीक करना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो लिहाजा यहाँ पे अगर तो ये अकाउंट हमारा जो है वो डेफिसिट में आया है तो पिछला सरप्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रेंड कंट्री से लोन ले सकते हैं, या हम IMF से लोन ले सकते हैं, तो ये डेफिसिट की सूरत में। लेकिन अगर ये आ गया सरप्लस में फिर क्या करूंगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, उसकी वजह हमारा कभी सरप्लस में आया ही नहीं, आता तो सोचता ना। अच्छा, तो अब अगर ये सरप्लस में आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि इस सरप्लस का कुछ हिसाब किताब करेंगे। जाहिर है जिन मुल्कों से लेना है लेंगे, लेके क्या करेंगे, जैसे चाइना ने किया, उन्होंने कोई डॉलर शॉलर नहीं रखे, उन्होंने जो है सारे का सारा गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने पूरी दुनिया से सोना खरीद के रख लिया। तो अगर हमारे पास भी आ जाए तो मैं यही मशवरा दूंगा गवर्नमेंट को कि गोल्ड खरीद के रख लो। इसके ऊपर इससे पहले ये नहीं कि बाकियों ने काम नहीं किया। एक जमाने में हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनकी गवर्नमेंट होती थी, उनका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। उन्होंने एक दफा शाह फैसल को मशवरा दिया था कि आपका हर साल का जो बैलेंस निकलता है सरप्लस में, आप डॉलर क्यों लेते हैं, आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया करें। वहां से फिर फड्डा पड़ गया। तो ये तीन दोस्त थे, एक जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, एक शाह फैसल साहब थे, और एक कर्नल कजाफी थे। वो फिर फड्डा पड़ गया, वो तीनों को ही जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसने उड़ा दिया। एनीवे, लेकिन वो सियासी गुफ्तगू हो जाएगी, वो मैं नहीं करना चाहता। ऐसा ना हो कि हम कोई पॉलिटिकल बात करें, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, जर्नल बात कर रहे हैं, इसलिए पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो है वो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो एक न्यूट्रल सा आदमी हूँ। मेरा काम ये है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और अच्छी अच्छी बातें बताऊँ। अच्छा बच्चों, तो अब बात ये हो गई कि यहाँ अगर सरप्लस आ गया तो चाइना ने गोल्ड खरीद के रख लिया, लेकिन अगर डेफिसिट है या सरप्लस है तो ये जाएगा कहाँ पे, ये आएगा मॉनेटरी अकाउंट में। यानी अकाउंट दो ही थे, एक करंट अकाउंट था, एक कैपिटल अकाउंट था, लेकिन उसका जो हिसाब खाता बचेगा उसको हम मॉनेटरी अकाउंट में उठा के ले जाएंगे। और अगर सरप्लस है तो सोना खरीद के रख लेंगे, डेफिसिट है तो या उधार मांगेंगे या अपना पिछला सरप्लस जो पड़ा हुआ प्रीवियस उसमें से निकाल के अदायगी कर देंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक चीज आ जाती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सरप्लस विल रिजल्ट इन, अगर किसी वक्त किसी मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आ गया तो फिर क्या होगा। वो कहता है इससे एक्सचेंज रेट ऑफ कंपनी जो है ग्रो कर, सॉरी लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। नहीं, ये तो जुल्म है यार। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आया तो ग्रोथ रेट ज्यादा है, हमारे यहाँ GDP बढ़ा है तो ये ज्यादा आया ना बच्चों, चीजें ज्यादा थी तो एक्सपोर्ट हुई है ना, तो ये तो जुल्म है, ये तो कहने नहीं चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट होगी, नहीं नहीं नहीं, ये भी जुल्म है यार। जब GDP बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकती है। बजट डेफिसिट होगा, नहीं नहीं, ये भी जुल्म है यार, हमारे पास पैसे इतने ज्यादा बाहर से आ रहे हैं, डेफिसिट कैसे हो सकता है। एक ही बात होगी, जब मुल्क में बहुत ज्यादा डॉलर बाहर से आएंगे तो मुल्क के अंदर एक इन्फ्लेशन नजर आएगा, डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, लोग फानूस खरीदेंगे, लोग कारपेट्स खरीदेंगे। जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर आपके पास पैसा आए तो आप क्या क्या करेंगे। इसी तरह अगर पैसा बाहर से आ रहा है तो हर बंदा ज्यादा खरीदारी करने की
कोशिश करेगा, और जब हर बंदा ज़्यादा ख़रीदारी करने की कोशिश करेगी तो बिल्कुल सही ज़िक्र बिशारत कह रहे हैं और मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं, सना जावेद कह रही हैं, आमना सदाकत कह रही हैं और फरवा अकरम कह रही हैं कि जनाब सूरत हाल ये होगी कि इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन हो, बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब मसला ये कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ख़राब जा रहा है तो हम चुप करके बैठे रहे? नहीं नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाए तो भैया इसका कोई हल करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना मसला हल नहीं होगा। तो देखो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होने की सूरत में हमें मसले को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मसला कैसे रिजॉल्व होगा? देखो बच्चों, एक तो दो स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। एक तो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं कि हम अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में तो हम एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें। और दूसरा ये हो सकता है कि हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग स्ट्रेटेजीज लगा दें। अब एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजीज क्या है? एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजीज ये हैं कि हम रिड्यूस करें डिमांड फॉर इंपोर्ट, इंपोर्ट कम करें। आप मेरे से पूछेंगे सर इंपोर्ट कैसे कम हो सकती है? हाँ वाकई बाद मामलात में नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे हम क्रेन मंगवाना बंद कर दें, तरक्की रुक जाएगी। कंप्यूटर मंगवाना बंद कर दें, तरक्की रुक जाएगी। ठीक है जी, लिहाजा ये तो ज़रूरी है। एक्सरे ना मंगवाएंगे तो मरीज कैसे सही होंगे? एमआरआई मशीन का एक्सरे नहीं मंगवाएंगे, काम कैसे चलेगा? दवाइयों का केमिकल नहीं मंगवाएंगे, पेशेंट मर जाएंगे। तो इम्पोर्ट तो कम नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ों में कम हो भी सकती है। मिसाल के तौर पे मोबाइल इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? लैपटॉप इंपोर्ट करो, मोबाइल ना करो। मोबाइल के लिए अपनी किसी लोकल कंपनी से को अच्छा भाई बना लो तो बेच लो, ना बनाओ तो ना बेचो, खुद बहुत कोई बनाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ को बुला के उससे मुआहदा किया जाए कि हम तुम्हें पूरी मार्केट देते हैं 2-3 कंपनीज को, तो भाई तुम ऐसा करो कि हमारे मुल्क के लिए लैपटॉप प्रोड्यूस करो, मोबाइल प्रोड्यूस करो, ताकि ये इंपोर्ट जो है ये कम हो जाए। सॉरी बच्चों, 1 मिनट में आता हूँ। क्या है कि लग रहा है कि जैसे लाइट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आया है, तो मैंने कहा ज़रा फौरी तौर पे पंखा बंद कर दूँ कि मेरी लाइट को गड़बड़ ना हो। नहीं, आई थिंक कि लाइट आ गई है, मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों, तो अब हम बात ये कर रहे थे, जो बात हम कह रहे थे वो ये है, ज़रा 1 मिनट होल्ड रखिएगा। जी बच्चों, तो मैं बात ये कर रहा था कि डिमांड इंपोर्ट की कम करो। तो क्या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बना लो यार, इसमें कौन सी बात है? जो जो चीज़ बाहर से इंपोर्ट हो रही है उसका सब्स्टिट्यूट मुल्क में बना लो। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है उसका कुछ करो कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कम करो, चूंकि चीज़ें सस्ती होंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी ना। अगर मुल्क में चीज़ें महंगी होंगी तो एक्सपोर्ट कैसे होंगी? सोचें ज़रा। कि भाई सवाल ये है कि अगर मुल्क के अंदर चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी तो एक्सपोर्टर ने भी तो यहीं से खरीद के बेचनी है ना। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इन्फ्लेशन को मुल्क में कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा मसला क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली डिमांड कम होगी मुल्क में डिमांड कम होगी तो चीज़ें जो है थोड़ी सस्ती होंगी, एक्सपोर्ट होंगी। चीज़ें सस्ती होंगी तो एक्सपोर्ट होंगी। और एक तरीकाकार क्या हो सकता है कि अब एक्सपेंडिचर स्विचिंग की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे तरीकाकार क्या है? पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बना लो, इंपोर्ट कम करो, मुल्क में इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करो, चीज़ें सस्ती होंगी तो एक्सपोर्ट होंगी, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेंगी। अब सवाल ये है कि दूसरा हल क्या है? दूसरा हल ये है कि आपके मुल्क में टैरिफ लगा दिए जाए, टैक्सेस लगा दिए जाए, टैरिफ लगा दिए जाए
टैक्सेस लगा दिए जाएं। एक मिनट बच्चों होल्ड रखिएगा, मैं आता हूं। तो बच्चों मैं ये आपसे कह रहा था कि टैरिफ लगा दिए जाए, टैक्सेस लगा दिए जाए, इससे भी मसला हल हो सकता है। यानी बाहर से जो चीज आ रही है उसके ऊपर एक टैक्स ऐड कर दीजिए। दूसरी चीज, जो रेवेन्यू टैक्स से कमाएंगे उसके ऊपर इंपोर्टेड चीज पे टैक्स लगाएं, जिसको आप कस्टम ड्यूटी कहते हैं। वो कस्टम ड्यूटी डॉलर्स में वसूल करते हैं और वो इंपोर्ट का बिल पे करने में उसको यूज कर लेंगे। कि जो लोग इंपोर्ट करने से बाज नहीं आ रहे, करने दे इंपोर्ट। मंगाओ जी लैंड क्रूजर, मंगवा लें आप फानूस, लेकिन जितने की लैंड क्रूजर है डबल टैक्स लेंगे। तो भाई जब डबल टैक्स लेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? इफ यू चार्ज अ डबल टैक्स, नेचुरली जो एक्सपेंडिचर है वो फिर मैनेज करना इनको पड़ेगा, और उससे हम फिर कस्टम ड्यूटी लेके अपना लोन पे ऑफ करेंगे जो हमारे ऊपर चढ़ रहा है, बैलेंस डिस्टर्बेंस। दूसरा तरीकाकार ये कि एक्सचेंज रेट कम कर देते हैं, लोअरिंग एक्सचेंज रेट, यानी अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर देते हैं एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। इसका बड़ा इफेक्ट होता है। इसका इफेक्ट ये होता है आमतौर पे कि जब आप करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, तो जैसे फर्ज कीजिए $1 जो है वो 100 रुपए का है, ठीक है जी। तो जो बंदा भी बाहर जा रहा है, फर्ज कीजिए कि आप बाहर जा रहे हैं कोई चीज खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो एक्चुअली आप शॉपिंग करके लेके चीजें मुल्क में आएंगे, तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको हर 100 रुपए के अगेंस्ट $1 दूंगा। और जो बंदा यूएसए से आ रहा है मेरे मुल्क में, हकीकत में वो मेरे मुल्क से चीजें खरीद के लेके जा रहा है, वो हकीकत में मेरे मुल्क से एक्सपोर्ट कर रहा है। वो जितने भी डॉलर लेके आएगा, मैं उसे $1 लेके उसके अगेंस्ट 100 रुपए की शॉपिंग अलाउ करूंगा पाकिस्तान से। ऐसा ही है जी। लेकिन अगर मुझे एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो मैं कहूंगा यार $1 जो है ना, अब वो 160 रुपए का है, 160 रुपए का। इस तरह आप जब मेरे पास पैसे लेने आओगे तो मैं आपसे कहूंगा भाई अब 160 रुपए दे के $1 दूंगा, आप 100 रुपए में $1 नहीं मिलेगा। तो आप थोड़े पैसे लेके जाओगे, इसलिए इंपोर्ट, बाहर से कम चीजें खरीद के लाओगे तो इंपोर्ट कम हो जाएंगी। लेकिन वो बंदा जो वहां से आके शॉपिंग करके लेके जा रहा था मेरे मुल्क से, वहां क्या होगा? वहां पर ये होगा कि उससे मैं कहूंगा भाई तुम्हें अब $1 के अगेंस्ट मैं 100 नहीं 160 रुपए दूंगा। वो खुश हो जाएगा और वो और ऑर्डर मेरे यहाँ प्लेस करेगा। इससे मेरी एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाएगा। तो इससे एक नतीजा तो निकला ना जी कि अगर करेंसी डेप्रिशिएट की जाए या डिवैल्यू की जाए तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, इंपोर्ट कम होंगी, ठीक है जी। और अगर करेंसी जो है वो एप्रिशिएट की गई, मैंने कहा जी कि $1 अब
₹50 का है, तो अमेरिकन जब आएगा मेरे पास डॉलर लेने, तो मैं कहूँ डॉलर दे के रुपए लेने, तो मैं कहूँगा $1 के अगेंस्ट ₹100 नहीं, अब तुम्हें मिलेगा ₹50, तो वो तो भाग जाएगा, जो ऑर्डर देने वो भी नहीं देगा। और आपको जब मैं कहूँगा कि अब मैं तुम्हें ₹50 का $1 दूंगा 100 की बजाय, तो आप तो खुश हो जाएंगे और आप जो है हंसी हंसी जाएंगे और अमेरिका से और चीज़ें खरीद के लाएंगे, तो इससे तो इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करने से, या यूँ कह लीजिए कि रीवैल्यू करने से, आपकी जो करेंसी है उसके नतीजे में एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब एमसीक्यू सामने आता है तो उस वक्त आप ये एक्सचेंज की फ़िलॉसफी नहीं याद कर सकते। अगर फ़िलॉसफी याद करोगे फिर एमसीक्यू हल हो चुका। लॉजिक या जो मंतक मैंने बताई है ये सिर्फ मेरे लेक्चर का हिस्सा है। जहाँ एमसीक्यूज़ का मामला है वहाँ ये टेबल याद होना चाहिए। अगर ये टेबल याद है तो फिर आप आंसर दे सकते हो। वो क्या कि डेप्रीशिएट करने से एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, इंपोर्ट कम होंगी, और अप्रिशिएट करने से एक्सपोर्ट कम होंगी, इंपोर्ट ज़्यादा होंगी। तो यू हैव टू मेंबर इट बाय हार्ट। डेप्रीसिएशन एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, एप्रिसिएशन इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज़्यादा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर जी? चलें। Which of the following policy for correcting a balance of payment deficit is an expenditure reducing strategy? इसमें से expenditure reducing strategy कौन सी है जी? जी शाबाश बच्चों। तो इसके अंदर जो expenditure reducing strategy है वो है आपकी, you can say, the expenditure reducing strategy is the cutting the level of expenditure, while currency devaluation, imposition of tariff and quotas, these all are the part of expenditure switching strategies. The part of expenditure switching, ये देखिए, टैरिफ लगाना, कोटा लगाना, टैरिफ लगाना, कोटा लगाना, करेंसी को डीवैल्यू करना, ये सारे जो हैं ये किसका हिस्सा है? ये है एक्सपेंडिचर स्विचिंग का। और एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग में आप अखराजात कम कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन पिक करनी पड़ेगी आपको। अब ये तो आपको मैंने याद करा दिया कि अगर करेंसी को अप्रिशिएट करोगे एक्सपोर्ट कम होंगी, इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, और अगर आप डेप्रिशिएट करोगे, डिवैल्यू करोगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, इंपोर्ट कम हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ 40 और 20 लिखा हुआ। यार ये असल में पिछले साल यूज़ कर रहा था ना यही स्लाइड, तो उस वक्त ऐसा ही था कि एक्सचेंज रेट 80 की मिसाल दिया करते थे थोड़े दिन की बात। अब तो अल्लाह माफ़ करे ये डबल पे चला गया। मेरा ख्याल है ये 160 रुपये हो गया। अभी मैंने पिछले दिनों मुझे किसी ने पैसे भेजे थे तो 100 वेस्टर्न यूनियन से, तो 163 रुपये 73 पैसे का $1 था। 173 रुपये, सॉरी 163 रुपये 73 पैसे, यानी कि 163.73 इतने का था $1। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले दिनों कुर्बानी करनी थी, तो किसी ने वहाँ से मुझे पैसे भेजे थे कि हमारे लिए एक जो है ना वो बैल में हिस्सा डाल दो। तो उस वक्त मुझे एक्सचेंज रेट पता चला था। अच्छा बच्चों, तो ये है सूरत। अब करते हैं बात हम इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। इसमें से कौन सा ऐसा जो पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को करेक्ट नहीं कर सकता? वो कौन सा जी? वो है आपका रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रीवैल्यूएशन से तो एक्सपोर्ट कम होंगी और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी, तो इससे तो नुकसान होगा। जबकि रेजिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से मुल्की चीज़ें सस्ती होंगी और एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। डिफ्लेट करेंगे इकोनॉमी को, वही असर आएगा, चीज़ें सस्ती होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, और इंपोर्ट पे कंट्रोल करेंगे तो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पहले से क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। लिहाजा
जो है ज़िक्र बशारत का जवाब सही है, जवाब बुखारी का, उसामा का ठीक है, तो इन बच्चों का जवाब ठीक है। तो यहाँ पे आके इकोनॉमिक फैक्टर को मैं खैर बात कहता हूँ, ये कवर हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर कवर हो जाते हैं, जितने भी कोर्स में थे और जितने भी आपके स्पेसिफाइड लिटरेचर में थे वो सारे मैंने कवर कर दिए। अच्छा बच्चों, अब सवाल ये है कि इस वक्त क्या करना चाहिए। देखिए इस वक्त एक तो सबसे पहले मुझे ये स्लाइड शेयरिंग स्टॉप कर देनी चाहिए क्योंकि काम मुकम्मल हो गया है और मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तेजी से बढ़ना चाहिए। अब जैसे ही मैं स्लाइड्स को ऑफ करता हूँ मेरी एक पिक्चर आपके सामने आ जाती है। मुझे अंदाजा नहीं था ये वाली पिक्चर लगाई हुई है। चलो सही, ये मेरे ऑफिस की पिक्चर है। अच्छा बच्चों, तो ये पिक्चर जो है ये आपके सामने आ गई, लेकिन हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? अगला टॉपिक आपका मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अभी कवर नहीं हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट मॉडल और रहता है एनालिसिस के लिए, जिसको हम कहते हैं डायमंड पोर्टर मॉडल। हमें फौरी तौर पे डायमंड पोर्टर मॉडल की तरफ बढ़ना चाहिए और इसको आज डिस्कस कर लेना चाहिए, वरना ब्रेक आ जाएगा और अगले हफ्ते फिर हम जो है वो कोई पिछला टॉपिक लिंक कर रहे होंगे। तो मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हमें इस टॉपिक को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो मैं दोबारा से शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी स्लाइड। देखते हैं कि स्लाइड मेरे पास हैं। जी बिल्कुल हैं, ये आपके सामने स्लाइड्स आ गई। इस स्लाइड्स को अगर आप देखेंगे तो जनाब ये जो स्लाइड्स हैं ये आपके सामने हैं। मैं इन्हें मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ आपके सामने। ये मैक्सिमाइज़ हो गई। मैक्सिमाइज़ होने की सूरत में आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो टॉपिक है ये आपका है डायमंड पोर्टर मॉडल। डायमंड पोर्टर मॉडल भी मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है और सजेस्ट करता है कि अगर हमें किसी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होना हो, अगर किसी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होना हो तो पेस्ट फैक्टर को देखना चाहिए। मतलब फ़र्ज़ कीजिए मुझे एक ब्रांच लॉन्च करनी है अपनी अमेरिका में अपनी कंपनी की, ठीक है जी। मेरी कंपनी का नाम है इकोटैक मैनेज। इकोटैक मैनेज, आप कहेंगे सर आप बड़े उस्ताद हैं, आपने अपना नाम लिख के लगाया हुआ सामने पॉपुलैरिटी के लिए। नहीं, एक्चुअली ये मेरा यूट्यूब चैनल था तो मैंने वो लिखा था, मैंने वही साथ लगा दिया। तो इकोटैक मैनेज ये मेरी कंपनी का नाम है और मुझे अमेरिका में एक ब्रांच खोलनी है। आमीन कह दीजिए, आपके आमीन कहने से हो सकता है आप मासूम बच्चे हैं, अल्लाह सुन ले बात मेरी। तो इकोटैक मैनेज जो है इसकी मुझे ब्रांच खोलनी है एक अमेरिका में। तो मेरा काम ये है कि पहले पेस्ट फैक्टर से अंदाज़ा करूँ, पॉलिटिकल कंडीशन सही है, लीगल कंडीशन सही है, इकोनॉमिक कंडीशन सही है, सोशल डेमोग्राफिक सही है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन सही है, क्या ये सारी कंडीशन मुझे सपोर्ट करती हैं, तो वहाँ ब्रांच खोल लेते हैं। अगर इनमें से पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब है, ट्रम्प साहब आजकल आपको पता ही क्या कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सोशल कंडीशन ख़राब है तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, एंटर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन एक माइक्रो इकोनॉमिस्ट है, नाम है इनका माइकल पोर्टर, ये कहते हैं कि आपको एक और मॉडल से भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए और उस मॉडल का नाम जो है वो बताते हैं डायमंड मॉडल। डायमंड मॉडल ये कहता है कि जनाब अगर आपने किसी मार्केट में एंटर होना है तो फिर आपको देखना चाहिए कि वहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ पर मुझे एग्जांपल देने के लिए किसी इंडस्ट्री की एग्जांपल चाहिए थी। मैं यहाँ चूँकि थोड़ा स्ट्रेटजी का मामला है तो मैं हमेशा चाहूँगा कि एक ही मिसाल दूँ, तो यहाँ मैं दो इंडस्ट्रीज़ की मिसालें ज़्यादा दूंगा। एक कार मैन्युफैक्चरर जर्मन और दूसरे जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और जापानीज़ कार मैन्युफैक्चरर, यानी इन्हीं के दरमियान सारे का सारा मॉडल मैं डिस्कस करूँगा। तो ये दो मिसालें दूँगा। अगर आप डायमंड पोर्टर मॉडल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं एक बात तो ये कि जिस कंट्री में हमें कारोबार करना है वहाँ पे हमें देखना है कि वहाँ पे ये चारों फैक्टर हमें अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर ये चारों मॉडल हैं तो यकीनी चारों फैक्टर हैं तो फिर अल्टीमेटली हम सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज लेके जो है अपनी फील्ड में कामयाबी के साथ दाखिल हो सकते हैं। सबसे पहले किसी मुल्क में दाखिल होने के लिए हमें जिन चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए उसके अंदर है फैक्टर कंडीशन, कि जिस इकोनॉमी में आप जा रहे हैं वहाँ फैक्टर्स अवेलेबल हैं। अब आप फैक्टर्स को भी कहेंगे सर कौन से फैक्टर, तो बेशक आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को याद कर लीजिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, यही समझ लीजिए, चलें यही समझ लीजिए, ठीक हो गई जी बात। ये फैक्टर अवेलेबल हैं कि नहीं है। अच्छा, अगर मुझे कार वहां जाके बनानी है
ठीक है जी, यहाँ मुझे वहाँ जाके इलेक्ट्रॉनिक्स बनानी है, तो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मुझे सपोर्ट कर सके, रॉ मटेरियल दे सके। यानी मुझे अगर गाड़ी बनानी है तो मुझे अच्छी क्वालिटी का स्टील चाहिए, मुझे कुछ इक्विपमेंट बने बनाए चाहिए। जैसे मुझे कुछ बने बनाए इक्विपमेंट में क्या चाहिए, मुझे एयर कंडीशन चाहिए गाड़ी का, मुझे बैटरी चाहिए, मुझे टायर चाहिए। क्या वहाँ पे मुझे कोई टायर सप्लाई करेगा, कोई बैटरी सप्लाई करेगा, कोई मुझे वहाँ पे गाड़ी का एसी बना के दे देगा? तो फिर तो वहाँ जाने में फ़ायदा है। वहाँ हर चीज़ जाके मैं खुद तो नहीं बना सकता। तो पहली बात ये, जिस मार्केट में जा रहा हूँ वहाँ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं, और अगर नहीं है तो कौन सी ऐसी जो मैं यहाँ से वहाँ माइग्रेट करा लूँ। मिसाल तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप करा सकता हूँ, कैपिटल करा सकता हूँ, लेकिन लैंड और लेबर तो वहीं से लेना ना मुझे, और वहाँ की लेबर ही स्किल्ड नहीं है। तो वहाँ कार बना सकता हूँ कि मैं कहता हूँ जी चलें जी प्लांट लेके चले जाते हैं इथोपिया। अब इथोपिया से हम कहाँ से वर्कर कहाँ से लाएंगे जी हम? अच्छा, क्या वहाँ बैटरी कोई बना देगा, टायर बना देगा, एसी बना देगा गाड़ी का? गाड़ी की क्लच प्लेट्स चाहिए, बना देगा कोई? हाँ। अब बना लिया जी सारा कुछ। अब एक दफा जरा सोचिए कि क्या वहां पे इस तरह का कंज्यूमर है जिसके पास पोटेंशियल इतना हो, इतना पैसा हो कि मेरी गाड़ी खरीद ले? अब वहां पे अगर फर्ज कीजिए इस तरह का कस्टमर ही नहीं है, तो बताइए मैं गाड़ी कहाँ बेचूंगा? तो फिर वहां जाना तो हमाकत है। पहले चेक करो। अब फर्ज कर लीजिए एक ऐसा मुल्क है, जैसे फर्ज कर लीजिए ब्राजील है। ब्राजील में मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, लैंड भी मिलेगा, लेबर भी पढ़ी लिखी मिलेगी, बैंक वहाँ के कर्जा भी थोड़ा बहुत दे देंगे, कैपिटल भी मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप ले जाते हैं। ब्राजील में इंजीनियरिंग की फर्म्स हैं, वहाँ से टायर भी मिलेंगे, बैटरी भी मिलेगी, एसी भी मिलेगा। वहाँ गाड़ी बनाएंगे, वहाँ गाड़ी का खरीदार भी मिलेगा। तो वहाँ चलते हैं ना जी फिर। और इसके बाद फर्म का कोई पहला एक्सपीरियंस है, कोई मलेशिया में जाके गाड़ी बनाई हो, चाइना में जाके, कोरिया में जाके, अगर ऐसा मैं पहले कर चुका हूँ तो इसका मतलब मेरी स्ट्रेटेजी पहले भी कामयाब हो चुकी है। ये मॉडल पहले भी मैंने अप्लाई किया और ये मॉडल मेरा सक्सेसफुल रहा है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस ऊंचा होना चाहिए। तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। क्लियर बच्चों? अच्छा बच्चों, तो ये सारी की सारी सिचुएशन जो है राइज कर गई हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था कि स्ट्रेटेजी भी पहले मैंने कहीं अप्लाई की है कि नहीं की, ये भी तो एक मसला है ना। तो अब अगर ये सारी स्ट्रेटेजी भी मैं पहले अप्लाई कर चुका हूँ तो फिर तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं जिस मुल्क में जा रहा हूँ मुझे ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मुझे जो है वो फैक्टर कंडीशन मिल जाएंगे, अच्छा डिमांड कंडीशन मिल जाएंगे, सपोर्टिव इंडस्ट्री मिल जाएगी, फॉर्म स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अच्छा जी, राइवलरी कैसी होगी? तो फैक्टर कंडीशन में फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, मिनरल चाहिए, कैपिटल चाहिए, ह्यूमन स्किल्स चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। वहाँ पे हमें कुछ नॉलेज वगैरह भी चाहिए जिस तरह का हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें मिलना चाहिए। अगर ये मिल जाए तो फिर मसला हल हो जाएगा, वरना अदरवाइज जो है वो ये मसला हमारा अटक जाएगा। तो ये एक मसला हो सकता है। अब दूसरी चीज जो आ जाती है वो है डिमांड कंडीशन। अब ये जो अगला मॉडल आ गया डिमांड का, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें सोचो विचार करने की जरूरत है कि हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे। आहो, यहाँ बैटरी भी जान छोड़ रही है। अच्छा बच्चों, अब ये है कि द बैटरी इज़ गेटिंग वीकर, मेरी जो बैटरी है वो वीकर हो रही है और मेरा राब्ता किसी वक्त मुनक़ता हो सकता है आप लोगों से। माइट भी कनेक्शन का मामला तो नहीं है। तो बहरहाल ये है कि यहाँ तक फिर मैं वाइंड अप कर देता हूँ। 5-10 मिनट तो है वैसे, लेकिन बैटरी नहीं काम कर रही। अच्छा बच्चों, अब यहाँ तक अगर मैं वाइंड अप कर दूँ तो आपको समझ आया, बिल्कुल क्लियर है? जी बच्चों, आई एम लिसनिंग टू यू। यहाँ तक आपको क्लियर है? थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। तो मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि मेरा कनेक्शन जा रहा है बिजली का और यूपीएस भी डाउन है, और बाहर आंधी की वजह से लाइट भी बंद हो गई है।
ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक एक आध एक्स्ट्रा क्लास करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये डायमंड पोर्टर मॉडल दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके नाइस, थैंक यू।